वापस से आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश जीके 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस सीरीज में डेली 20 क्वेश्चंस को 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है भरतरी लोकगीत। जो भरतरी लोकगीत है बेसिकली ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, किस रीजन से है? भरतरी फोक सिंगिंग या फिर भरतरी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? तो ये मालवा का भरतरी लोकगीत मध्य प्रदेश में कहाँ पर गाया जाता है? मालवा का ये लोकगीत है। बेसिकली जो भरतरी लोकगीत है ये मध्य प्रदेश में कौन सी संप्रदाय के लोग गाते हैं? तो ये नाथ संप्रदाय लोग के द्वारा गाए जाते हैं। नाथ संप्रदाय या फिर नाथ कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो लोग चिंकारा वाद्य यंत्र होता है। चिंकारा बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका इस्तेमाल करके ये लोग भरतरी की गाथाएं गाते हैं, भरतरी की कथाएं गाते हैं मालवा वाले क्षेत्र में। इसलिए जो आपका भरतरी लोकगीत है, भरतरी फोक सॉन्ग है, ये मध्य प्रदेश के मालवा वाले रीजन में ये आपको फोक सॉन्ग देखने को मिलेगा। कौन गाते हैं? तो नाथ संप्रदाय, नाथ कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो भरतरी गाथाएं चिंकारा बजाते हुए, चिंकारा वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाते हुए ये लोग भरतरी की लोक गाथाएं गाते हैं। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्वती नदी किस जिले से निकलती है? जो पार्वती रिवर है ये मध्य प्रदेश में किस जिले से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से, सीहोर जिले से, और सीहोर के आष्टा से कौन सी नदी निकलती है? पार्वती नदी। और ये राजस्थान में जाकर, पार्वती नदी राजस्थान में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। कहां पर? राजस्थान में जाकर पार्वती नदी किस नदी से मिल जाती है? चंबल नदी से, चंबल रिवर में मिल जाती है। इसलिए पार्वती किस नदी की सहायक नदी हुई, किस नदी की ट्रिब्यूटरी हुई? चंबल नदी की। पार्वती किस नदी की ट्रिब्यूटरी हुई? चंबल नदी की। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा से ये नदी निकलती है और राजस्थान राज्य में जाकर ये नदी चंबल नदी में मिल जाती है और चंबल की ये ट्रिब्यूटरी हो गई। कौन सी नदी? पार्वती नदी। इसके बाद देखें, उसके बाद है मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था? यानी मध्य प्रदेश में सबसे पहले कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आया था? तो वो था कानाकीसली। मध्य प्रदेश में कानाकीसली नेशनल पार्क सबसे पहले स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1955 में। 1959 में मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला नेशनल पार्क बनाया गया था कानाकीसली को। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनने से पहले कानाकीसली 1933 में एक सेंचुरी थी, एक अभ्यारण्य था। 1933 में क्या थी? सेंचुरी थी, एक अभ्यारण्य था, जिसे 1955 में 1955 में से एक नेशनल पार्क का स्टेटस मिल गया, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। और 1973 में से टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना में से शामिल कर लिया गया था। किसे? कानाकीसली नेशनल पार्क को, जो कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहला नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय उद्यान बनने से पहले एक सेंचुरी थी, अभ्यारण्य थी, जिसकी स्थापना की गई थी 1933 में, 1933 में। उसके बाद 1955 में कानाकीसली को एक नेशनल पार्क, एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया और 1973 में से टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया था। और यहां पर बाघ परियोजना लागू कब से हुई थी, यानी इंप्लीमेंट कब से हुई थी? 1974 से। इंप्लीमेंट कब से हुई थी? 1974 से। ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का सबसे
लंबा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, और इसका एरिया देख ले तो वो है 941.793 किलोमीटर स्क्वायर। इसका अगर आप एरिया देखेंगे तो इसका एरिया है 941.793 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग क्षेत्र में ये पूरा फैला हुआ है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा-किसली नेशनल पार्क, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। किस जिले में आता है कान्हा-किसली नेशनल पार्क? तो ये आपका सिवनी, ये आपका किस जिले में आता है? बालाघाट और मंडला में, सिवनी में नहीं, बालाघाट और मंडला में आता है। कहां पर आता है ये? बालाघाट और मंडला में। बालाघाट और मंडला राज्य में ये कान्हा-किसली नेशनल पार्क लगता है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवारी नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? यानी कुंवारी नदी, कुंवारी रिवर का ओरिजिन मध्य प्रदेश में कहां से होता है? शिवपुरी के पठार से, शिवपुरी प्लेट्यू से कौन सी नदी निकलती है? कुंवारी नदी, कुंवारी रिवर शिवपुरी के प्लेट्यू से निकलती है। और ये भिंड में जाकर, कुंवारी नदी भिंड जिले में जाकर, भिंड में जाकर सिंध नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? सिंध नदी में, सिंध रिवर में मिल जाती है। जो कुंवारी नदी है ये शिवपुरी के पठार से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, शिवपुरी के पठार से निकलती है और भिंड में जाकर सिंध नदी में, सिंध रिवर में मिल जाती है। इसलिए जो कुंवारी नदी हुई किसकी सहायक नदी हुई? सिंध नदी की ये सहायक नदी हुई, ट्रिब्यूटरी हुई। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त हुए? यानी किस नदी ने, किस रिवर ने पन्ना में डिपॉजिट्स एकत्रित किया है, ढेर किस नदी के बहने से वहां पर डिपॉजिट यानी ढेर लगा है जिसमें हमें हीरे की प्राप्ति हुई है, डायमंड की प्राप्ति हुई है? तो वो है आपकी भागोन नदी। किस नदी के द्वारा? भागोन नदी के द्वारा। तो पन्ना जिले में जो हमें ढेर से डिपॉजिट से हमें जो हीरे प्राप्त हुए किस नदी के द्वारा प्राप्त हुए? भागोन नदी ने पन्ना में किस स्थान पर ये ढेर इकट्ठा किया था? तो वो स्थान का नाम भी देख लीजिए, वो स्थान का नाम है रामखेरिया। किस स्थान पे जाकर? रामखेरिया स्थान पर जाकर। पन्ना जिले में भागोन नदी ने एक ढेर इकट्ठा किया, एक डिपॉजिट कलेक्ट किया, वो भी कहां पर? रामखेरिया नाम के स्थान पर, जहां से हमें हीरे की प्राप्ति हुई है, डायमंड की हमें वहां से प्राप्ति हुई है। और मध्य प्रदेश भारत में एकमात्र राज्य है जो कि हीरे का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश पूरे भारत में, पूरे इंडिया में एकमात्र राज्य है, एकमात्र राज्य है जो हीरे यानी डायमंड का, हीरे का उत्पादन करता है, हीरे का उत्पादन करता है। आप पूरे कंट्री में देखेंगे तो कहीं पर भी डायमंड का प्रोडक्शन उत्पादन नहीं होता है, सिर्फ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भी पन्ना जिले में सिर्फ हीरे का उत्पादन होता है। भागोन नदी द्वारा एक ढेर लगाया गया, एक ढेर एकत्रित किया गया जिससे हमें हीरे यानी जो डायमंड्स है उसका उत्पादन वहां से हम कर पाए। और ये जो ढेर है कहां पर इकट्ठा हुआ था? रामखेरिया नामक स्थान में। तो पन्ना में भागोन नदी द्वारा बनाए गए ढेर में रामखेरिया स्थान से हमें हीरे प्राप्त हुए। तो आपको भागोन नदी और ये स्थान रामखेरिया जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद देखें, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से इस नदी का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है? तो वो आपका बैतूल, बैतूल के मुल्ताई से, बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का, ताप्ती रिवर का ओरिजिन होता है। बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी, ताप्ती रिवर का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। अगर पूछ लिया जाए ताप्ती नदी की कुल लंबाई,
तो ताप्ती नदी की टोटल लेंथ कितनी है? ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। कितनी लंबाई है ताप्ती नदी की? 724 किलोमीटर। और ताप्ती नदी कहाँ पर जाकर इसका कन्फ्लुएंस, इसका मुहाना, तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर ताप्ती नदी गिर जाती है, बह जाती है, जो कि आपके अरब सागर, अरेबियन सी में आता है। उसके बाद देखें, उसके बाद है आलाखंड लोकगीत। आलाखंड जो फोक सॉन्ग है मध्य प्रदेश के, किस क्षेत्र से इसका संबंध है? आला गीत जो कि एक फोक सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है, लोकगीत है। इसका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से है। आलाखंड जो कि एक लोकगीत है, उसका संबंध मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से है। इस आलाखंड की रचना, इसकी कंपोजिशन, रचना किसके द्वारा की गई थी? जो हमारे फोक पोएट है, फोक पोएट जगनिक के द्वारा। किसके द्वारा? लोक कवि जगनिक के द्वारा, फोक पोएट जगनिक के द्वारा आलाखंड की कंपोजिशन, उसकी रचना की गई है। और ये कहाँ का लोकगीत है? ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का लोकगीत है। ये बेसिकली वीर रस प्रधान काव्य है, वीर रस पे डिपेंड है। आलाखंड वीर रस प्रधान काव्य है, जो कि जिसकी रचना की है जगनिक द्वारा। ये एक लोक कवि है, फोक पोएट है, और ये लोकगीत कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। वीर रस प्रधान काव्य है ये गीत। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश की किस नदी का एक अन्य नाम शोणभद्र, या फिर इसे शोणभद्र के अलावा हम सोनभद्र भी कह सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की किस नदी को सोनभद्र या फिर शोणभद्र भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सोन नदी को। किस नदी को? सोन नदी को। और सोन नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? सोन नदी का ओरिजिन, उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के अमरकंटक, अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। यहीं से आपकी नर्मदा नदी भी यहीं से उद्गम होती है, यहीं से जोहिला नदी का भी उद्गम होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि जो अनूपपुर जिले में जो अमरकंटक पहाड़ी है, वहां से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, जोहिला और सोन, है ना। जो सोन नदी उसको शोणभद्र या फिर सोनभद्र भी कहते हैं। सोन नदी की कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। सोन नदी की लेंथ कितनी है? 780 किलोमीटर। और भी कुछ नाम है सोन नदी के, जैसे टॉलमी ने सोन नदी को सुआ नाम दिया है। टॉलमी ने सोन नदी को क्या नाम दिया है? सोन नदी को टॉलमी ने सुआ नाम दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा सोन नदी को और भी नामों से जानते हैं, जैसे सुवर्ण। सोन नदी को और भी कुछ नामों से जानते हैं, जैसे सुवर्ण, सुभागित, सुवर्ण, सुभागित और हिरण्यवाह। ये कुछ नाम है सोन नदी के। जैसे सोन नदी को शोणभद्र या फिर सोनभद्र भी कहा जाता है। उसके अलावा सोन नदी को सुवर्ण, सुभागित और हिरण्यवाह भी कहा जाता है। टॉलमी ने सोन नदी को सुआ कहा है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है और इसका उद्गम देखें तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। और ये कहाँ पर? पटना, बिहार में जाकर ये नदी गंगा में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? गंगा में। तो सोन नदी किसकी ट्रिब्यूटरी हुई, किसकी सहायक नदी हुई? गंगा नदी की ये ट्रिब्यूटरी हुई है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा दिया गया, यानी कंप्लीट बैन कब लगा दिया गया है? बाघ के शिकार पर यानी टाइगर हंटिंग पर कंप्लीटली तरीके से, पूर्ण तरीके से बैन, प्रतिबंध कब लगा दिया गया? तो वो लगाया गया है 1970 में।
कब लगाया गया? 1970 में, 1970 में। और मध्य प्रदेश में एक टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी बनाई गई, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में बाघों के लिए, टाइगर्स के लिए टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का भी गठन किया गया। हिंदी में भी यही कहेंगे, टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन किया गया। कब? 1997 में। मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर, टाइगर्स के हंटिंग पर कंप्लीटली तरीके से बैन लगाया गया 1970 में। मध्य प्रदेश में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी बनाई गई। कब? 1997 में। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति, यानी हमें बताना है पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है भील। अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड नंबर पे गोंड है। पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पे गोंड आएगी और तीसरे नंबर पर कोल जनजाति है। तो अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरे नंबर पर गोंड आएगी और तीसरे नंबर पर कोल आएगी। ये आपकी पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या के अनुसार है। उसके बाद जो भील जनजाति है, अगर हम देखें, भील जनजाति आपको मध्य प्रदेश के, भील जनजाति आपको मध्य प्रदेश के साउथ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी, साउथ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में जो भील जनजाति है आपको मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में, साउथ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी। और किन किन जिलों में? धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी। उसके अलावा आपको खरगोन में, तो इन जिलों में मुख्य रूप से आपको भील जनजाति, भील ट्राइब देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में, साउथ वेस्टर्न पार्ट में। और जनसंख्या के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी, फिर गोंड जनजाति और उसके बाद कोल जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनाई थी? जो भोपाल में जो विशाल झील है उसे किस राजा ने बनाई थी? तो उसे राजा भोज। ये परमार डायनेस्टी के महान शासक है, ग्रेट रूलर है। कौन? राजा भोज, जिन्होंने भोपाल में विशाल झील बनवाई थी। इस विशाल झील को और भी नाम से जानते हैं, जैसे महान भोजपुर झील। इस विशाल झील को और भी नामों से जानते हैं, जैसे महान भोजपुर झील। इसे भोजताल भी कहा जाता है। अपर लेक को हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊपरी झील। तो ये कुछ नाम है जिसे राजा भोज ने भोपाल में एक विशाल झील बनवाई थी। राजा भोज का संबंध परमार वंश से है, परमार डायनेस्टी के हैं, ये परमार वंश के महान शासक है। इस झील को महान भोजपुर झील, भोजताल, अपर लेक या फिर ऊपरी झील भी कहते हैं। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहां पर है? यानी मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये भोपाल में है, ये भोपाल में। अब इसकी स्टोरी देख लीजिए। जो ये मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलप इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले
सबसे पहले इस संस्था का गठन, इस इंस्टीट्यूट का गठन कहाँ किया गया था? इस इंस्टीट्यूट का, इस संस्था का भोपाल से पहले इसका गठन कहाँ किया गया था? तो इसका गठन छिंदवाड़ा में। कहाँ किया गया था? छिंदवाड़ा में 1954 में इस इंस्टीट्यूट, इस संस्था का गठन किया गया था। उसके बाद 1965 में जाकर इस इंस्टीट्यूट को भोपाल में ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ पर? भोपाल में इसका ट्रांसफर कर दिया गया। कौन से इंस्टीट्यूट का? मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को पहले इसका गठन किया गया था छिंदवाड़ा में 1954 में, फिर 1965 में इसका ट्रांसफर भोपाल में कर दिया गया। लेकिन आज भी जो इस संस्थान का जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, जो इस संस्थान का जो म्यूजियम संग्रहालय है वो छिंदवाड़ा में ही है। वो कहाँ पर है? वो आपको छिंदवाड़ा में ही देखने को मिलेगा। जो आपका मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, इसकी सबसे पहले इस संस्थान की, इस इंस्टीट्यूट की गठन किया गया था छिंदवाड़ा जिले में। कब? 1954 में। लेकिन बाद में जाकर 1965 में इस संस्थान को ट्रांसफर कर दिया गया भोपाल में, और आज ये संस्थान भोपाल में है। लेकिन इस संस्थान का म्यूजियम, संग्रहालय कहाँ पर है? वो है आपका छिंदवाड़ा में ही। और इस म्यूजियम को आज किस नाम से जाना जाता है? तो इस म्यूजियम को जाना जाता है श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम के नाम से। इस म्यूजियम को किस नाम से जाना जाता है? श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम के नाम से। श्री बादल भोई राज्य जनजातीय या फिर आदिवासी संग्रहालय के नाम से इसे जाना जाता है। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर रही हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहां पर है? भोपाल में है। लेकिन इस संस्थान का सबसे पहले गठन कहां किया गया था? छिंदवाड़ा में। कब? 1954 में। उसके बाद 1965 में जाके इस संस्थान को भोपाल ट्रांसफर कर लिया गया। आज जो इस इंस्टीट्यूट, इस संस्थान का जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, वो छिंदवाड़ा में ही है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम, श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय या फिर जनजातीय संग्रहालय के नाम से। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री बताना है हमें। राजकीय वृक्ष क्या है? तो वो है बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, स्टेट ट्री क्या है? बरगद। जिसका बोटैनिकल नेम क्या है? जिसका बोटैनिकल नेम, वानस्पतिक नाम क्या है? फाइकस, फाइकस बैंगलेंसिस। इसका जो वानस्पतिक नाम है, बोटैनिकल नेम क्या है? वो है फाइकस बैंगलेंसिस। फाइकस बैंगलेंसिस मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, स्टेट ट्री है बैनियन, जिसका बोटैनिकल नेम, वानस्पतिक नाम है फाइकस बैंगलेंसिस। उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से गोंड जनजाति की उपजातियां कौन सी है? यानी हमें ये बताना है, गोंड ट्राइब की हमें सब कास्ट बताना है, उपजातियां बताना है। गोंड ट्राइब की हमें सब कास्ट उपजातियां बताना है। क्या वो नरोतिया है या फिर भिलाला है या फिर परदान है या फिर ये पांडा है? पंडी नहीं है, पांडा है। तो जो गोंड ट्राइब की जो उपजाति है, सब कास्ट है, वो है परधान। वो कौन है? वो है परधान। और बेसिकली जो परधान है वो मंदिरों में पूजा पाठ और पुजारी का काम करते हैं, यानी प्रीस्ट का काम करते। कौन? परधान जनजाति के लोग। ये मध्य प्रदेश में जो गोंड जनजाति है उसकी उपजाति है, सब कास्ट है। ये परधान जाति क्या करती है? मंदिरों में पूजा पाठ और पुजारी का काम करती है। उसके अलावा जो नरोतिया है,
जो नरोतिया है उसका संबंध मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति से है। नरोतिया मध्य प्रदेश में जो बैगा जनजाति है, बैगा ट्राइब है, उसकी सबकास्ट है। भिलाला भील ट्राइब की सबकास्ट है। भिलाला किसकी सबकास्ट है? भील जनजाति की। और पंडा ये भारिया जनजाति की। तो जो आपकी नरोतिया है वो बैगा जनजाति की उपजाति है यानी सबकास्ट है। भिलाला भील जनजाति की उपजाति है, सबकास्ट है। प्रधान जो है वो गौंड जनजाति की उपजाति है, सबकास्ट है। और पंडा ये भारिया जनजाति की उपजाति है, सबकास्ट है। इसके बाद देखें मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है, यानी मध्य प्रदेश के किस पार्ट में आपको खनिज संपदा मिनरल वेल्थ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। खनिज संपदा मिनरल वेल्थ आपको सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के किस भाग में देखने को मिलेगी? तो आपको देखने को मिलेगी पूर्वी दक्षिणी भाग में, ईस्टर्न सदर्न पार्ट में। जो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी दक्षिणी जिले हैं वहां पर आपको ज्यादा खनिज संपदा देखने को मिलेगी। तो देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको सीधी जिला जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व में आता है ना, मध्य प्रदेश के ईस्ट में आता है, वहां पर आपको कोरंडम मिनरल देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में आता है, बालाघाट जिले में आपको क्या देखने को मिलेगा? कौन सा खनिज, कौन सा मिनरल देखने को मिलेगा? तो वो आपको देखने को मिलेगा मैग्नीज और तांबा। मैग्नीज और तांबा आपको यहां से देखने को मिलेगा बालाघाट में। उसके अलावा शहडोल में आपको, शहडोल मध्य प्रदेश के पूर्व में जिला आता है, शहडोल में आपको कोल बेड मीथेन और यूरेनियम, और क्या देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पे यूरेनियम देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कि मध्य प्रदेश के आपको पूर्वी दक्षिणी भाग में, यानी जो मध्य प्रदेश में ईस्टर्न और सदर्न जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको ज्यादा खनिज संपदा, ज्यादा मिनरल वेल्थ देखने को मिलेगी उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग, मध्य भाग के कंपैरिजन में। उसके बाद देखें ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन में भील जनजाति किस पदार्थ का मदिरा पान करते, यानी किस एल्कोहल को, किस तरह की एल्कोहल को ड्रिंक करते हैं? तो वो करते हैं ताड़ी। ग्रीष्म ऋतु में भील जनजाति किस पदार्थ का मदिरा पान करते? ताड़ी का। किस तरह की एल्कोहल का सेवन करते, उसे ड्रिंक करते? ताड़ी को। कौन से महीने में, कौन से सीजन में, ऋतु में? समर सीजन में, समर ऋतु में। उसके बाद देखें महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से है, किस शहर से था? जो महाकवि कालिदास है उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से था? तो उज्जैन से। उज्जैन की तरफ उनका प्रेम देखकर कालिदास को मालवा का निवासी कहा जाता था। महाकवि कालिदास को मालवा का निवासी माना जाता था, कहाँ का? उज्जैन का। क्यों? क्योंकि उज्जैन में ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। उनके 9 रत्नों में शामिल थे कौन? महाकवि कालिदास। इनको उज्जैन की तरफ इनका प्रेम देखकर इनको मालवा का निवासी माना जाता था। बाकी जो इनकी बर्थ प्लेस है उसको लेकर बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल है, जैसे इनको कश्मीर का भी माना जाता है, मिथिला का भी माना जाता है। उज्जैन की तरफ प्रेम देखकर इनको मालवा का भी निवासी माना जाता है। किसे? महाकवि कालिदास को। और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। इन्हें भारत का
शेक्सपियर भी कहा जाता है। किसे? कालिदास को। किसके किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के, ये 9 रत्नों में से एक थे। उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से बैगा जनजाति की उपजातियां कौन सी है? बैगा ट्राइब की सबकास्ट हमें बतानी है, उपजाति बतानी है, सबकास्ट उपजाति बतानी। क्या वो पटलिया है, या फिर वो भूमिया है, या फिर वो नाहर है? तो बैगा जनजाति की जो उपजाति है, सबकास्ट है, वो है नाहर। बैगा जनजाति की उपजाति सबकास्ट कौन सी है? नाहर। उसके अलावा कुछ और भी आप बैगा जनजाति की सबकास्ट देख लीजिए, कुछ और भी आप बैगा जनजाति की सबकास्ट देख लीजिए, जैसे बिंझावर, जैसे बिंझावर। नाहर तो आप देख ही चुके हो। उसके अलावा है नरोतिया, भरोतिया। उसके अलावा है नरोतिया, भरोतिया। नरोतिया भरोतिया भी आपको देखने को मिलेगी। और राय, राय, मैना और कठमैना, ये कुछ और बैगा ट्राइब, बैगा जनजाति की उपजाति है, सबकास्ट है। नाहर, बिंझावर, नरोतिया, भरोतिया, राय, मैना और कठमैना। जो पटलिया है ये भील, भील जनजाति की उपजाति है। पटलिया किसकी है? भील जनजाति की उपजाति है। और भूमिया, भूमिया भारिया की उपजाति है। भूमिया किसकी? भारिया जनजाति की उपजाति है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी की चुनौती की रचयिता कौन है? यानी राखी की चुनौती, ये कंपोजिशन किसने लिखी है? तो ये कंपोजिशन सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा राखी की चुनौती, ये कंपोजिशन लिखी गई है। और भी कुछ इनकी कंपोजिशन देख लीजिए, जैसे मुकुल, मुकुल, त्रिधारा, मुकुल, त्रिधारा। सबसे फेमस झांसी की रानी, झांसी की रानी। ये कुछ और भी कंपोजिशंस है सुभद्रा कुमारी चौहान की। उसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश असेंबली की मेंबर भी रह चुकी हैं, मध्य प्रदेश असेंबली की सदस्य भी रह चुकी हैं। और इनका विवाह, इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के, खंडवा जिले में ठाकुर रणवत सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था, इसलिए इनका संबंध मध्य प्रदेश से भी है। इसके बाद देखें आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दूध लौटावा विवाह किस जनजाति से संबंधित है? जो दूध लौटावा मैरिज है, दूध लौटावा विवाह है, ये मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति से संबंधित है। बेसिकली इस विवाह में जो कजिन्स भाई बहनों के बीच में, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में विवाह होता है। ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में विवाह होता है, यानी कजिन्स के बीच में मैरिज होती है। तो ये आज की पूरी 20 क्वेश्चंस की सीरीज थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या मार्क्स स्कोर कर रहे हैं 20 में से, और आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। धन्यवाद।